एक दिन एक आर्मी रेगिस्तान में अपने खोए हुए साथियों की खोज कर रही थी, पर तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ गया जिसमें वो सब बुरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ये तूफान शांत हुआ तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस वक्त वो अपनी दुनिया में थे ही नहीं और वो नहीं जानते थे कि इस जगह पर उनकी एक छोटी सी गलती असल दुनिया में मौजूद सभी इंसानों को मौत के घाट उतार सकती है। दरअसल कुछ दिनों पहले रात के समय में एक काफी बड़ा पानी में चलने वाला जहाज उस रेगिस्तान की रेत पर चल रहा था, जिस पर पास की एक जगह पर रहने वाले कुछ लोग भी सवार थे। असल में उस रेगिस्तान में कुछ समय से लगातार काफी रेतीले तूफान और बिजली चमक रही थी और वो लोग उसके सोर्स का पता लगाना चाहते थे। उस टीम के कैप्टन जैक के पास एक पुरानी किताब थी, जिसके पन्नों को पलटते ही उसे पता चला कि ये सब असल में पास में मौजूद उस बड़े टावर की वजह से हो रहा है जहाँ से पृथ्वी पर जाने का रास्ता है। पर अगर वो उस टावर को बर्बाद कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, जिससे ना तो कभी कोई पृथ्वी से उस दुनिया में जा पाएगा और ना ही उस दुनिया के विशालकाय जानवर पृथ्वी पर आ पाएंगे। अब यही सोचकर वो लोग उस टावर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर तभी अचानक उनका जहाज जोर जोर से हिलने लगता है और ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था। वो कई बार अपने शरीर से जहाज को टक्कर मारकर काफी लोगों को गिरा देता है, लेकिन सबने जैसे तैसे जहाज की रस्सियों को पकड़ लिया था और जैक ने भी जहाज के व्हील को बैलेंस किया हुआ था। मगर जैसे ही तेल का एक ड्रम टोनी नाम के एक आदमी के लगता है तो वो जहाज से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद असल दुनिया में अमेरिकन स्पेशल फोर्स की एक टीम को रेगिस्तान में खोए उनके साथियों को ढूंढने के लिए भेजा गया। उनकी कैप्टन का नाम आर्टिमिस था, जो अपने साथियों की कार के टायर के निशान का पीछा कर रही थी, जिसके दौरान रास्ते में उन्हें कुछ पत्थर भी दिखाई देते हैं जिन पर पुरानी भाषा में कुछ वार्निंग नोट्स लिखे हुए थे। लेकिन आर्टिमिस उन्हें नजरअंदाज करके अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाती है, मगर तब अचानक वो टायर के निशान गायब हो गए, जिससे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथी वहां से कहां गए होंगे। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया, लेकिन उनको कुछ समझ में आने से पहले ही वहां पर काले बादलों का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वो लोग उस तूफान से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर तूफान की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जल्दी ही उनकी सारी गाड़ियां तूफान की चपेट में आ जाती हैं। तभी अचानक वार्निंग साइन वाले पत्थर भी चमकने लगते हैं और उन गाड़ियों के सामने दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और आंख खुलने पर वो सब लोग उसी दुनिया में थे। तब आर्टिमिस मैप निकालकर उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन मैप पर भी उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और सबसे अजीब चीज ये थी कि उनके लाए गए सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी खराब हो चुके थे। तब आर्टिमिस पास के एक टीले पर जाकर अपने साथी से आगे का रास्ता देखने को कहती है, लेकिन वहाँ जाकर तो उस आदमी के पूरी तरह से होश उड़ गए। इसलिए वो आर्टिमिस और बाकी सबको भी वहाँ पर बुलाता है, क्योंकि वहाँ उनके साथियों की लाशें पड़ी थी। ना तो वहाँ किसी दुश्मन के होने के निशान थे और ना ही उनकी गाड़ियों के आगे जाने के, पर इसके बाद भी उनके साथियों ने वहाँ काफी गोलियां चलाई थी, जिसके बावजूद वो सब मर चुके थे। ये सब देखकर आर्टिमिस और बाकी सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। भले ही उन्हें इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर अभी भी वो सच्चाई के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए वो अपनी कार्स को लेकर रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि उन्हें समझ आ सके कि असल में वहाँ हुआ क्या था। मगर इसी दौरान पास के पहाड़ में मौजूद एक आदमी उन लोगों को देख रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जो अपनी जान बचाने के लिए पास में ही छुप गया था। इंसानों को इस दुनिया में देखकर टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो और उसके साथ के सारे लोग इंसानों को भी इस दुनिया के लिए खतरा मानते हैं, मगर अभी वो कुछ नहीं करता। वहीं आगे बढ़ते हुए आर्टिमिस और उसकी टीम एक बहुत ही बड़े कंकाल के पास आ गए थे, जिसको देखकर पहले तो वो उन्हें किसी डायनासोर का कंकाल लगता है, लेकिन तभी टोनी उन्हें किसी खतरे के बारे में आगाह करने के लिए उस कंकाल पर एक तीर मारता है, मगर उसका सिग्नल समझ ना आने के कारण आर्टिमिस के साथी उसकी ओर फायरिंग करने लग गए थे। तब टोनी जैसे तैसे करके बच जाता है और जब तक आर्टिमिस के साथियों को खतरे के बारे में समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर से कोई बहुत बड़ा क्रीचर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तब वो लोग भी जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते
करते हैं, लेकिन वो क्रीचर अपना बड़ा सा सींग निकालकर एक कार को पलटने की कोशिश करता है, मगर दूसरी कार जैसे तैसे उसके हमले से बच जाती है। तब पहली कार में आर्टेमिस उस पर लगातार फायरिंग कर रही थी, लेकिन उस क्रीचर की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उसके ऊपर मशीन गन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आते हुए खतरनाक अटैक करने लगता है और उसके पूरी तरह से जमीन से बाहर आने पर आर्टेमिस और उसके साथियों की तो रूह कांप उठी। तब वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीचर उनकी गाड़ी को पलटाकर 2 जनों को बाहर गिरा देता है और उनके एक साथी को जान से मार देता है। पर मरने से पहले उस सोल्जर ने बाकी सबकी जान बचाने के लिए अपने सभी ग्रेनेड उस क्रीचर के मुंह में डाल दिए थे, जिससे वो मरता तो नहीं, लेकिन आर्टेमिस और बाकी सबको वहां से भागने का मौका मिल जाता और अभी वो आकर उसी बड़े से कंकाल के पास छुप जाते हैं। मगर वो क्रीचर फिर से नॉर्मल हो गया था, इसलिए वो फिर से उन पर हमला करता है। पर अब टोनी उनकी मदद करने के लिए एक बॉम्ब को अपने एरो में लगाकर उस क्रीचर की ओर फायर करता है, जिससे थोड़ा धुआं होने पर आर्टेमिस और उसके 3 साथियों को पास की एक गुफा में जाने का टाइम मिल गया था, जहां वो क्रीचर नहीं जा पाता, इसलिए वो वापस से जमीन के अंदर चला जाता है। वहीं रात में आर्टेमिस की टीम की एक लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी। तब आर्टेमिस उसको शांत करवाने की कोशिश करती है, मगर अब अंधेरा होने की वजह से अंधेरे में शिकार करने वाले विशालकाय जानवर बाहर आने लगे थे, जिनमें एक बहुत बड़ा स्पाइडर भी शामिल था, जो आर्टेमिस पर हमला करके उसको तुरंत ही बेहोश कर देता है। पर मैथ्यू उस पर फायर करके जैसे तैसे आर्टेमिस को बचा लेता है, लेकिन उसके फायर करने की वजह से वहाँ पर और भी काफी सारी स्पाइडर्स आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्पाइडर के जहर की वजह से अब तक आर्टेमिस भी मर गई होगी, इसलिए वो तीनों लोग वहां से भागने लगते हैं। पर जैसे तैसे वो स्पाइडर्स उन तीनों को पकड़कर खत्म कर देती हैं। इसके थोड़ी देर बाद जब आर्टेमिस की आंख खुलती है तो वो स्पाइडर के बनाए गए काकून में थी, जिसको फाड़ कर वो बाहर आती है और देखती है कि बाहर उसके सभी साथियों की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें उन स्पाइडर्स ने खत्म करके एज ए फूड स्टोरेज वहां पर टांग लिया था, ताकि बाद में उन्हें खाने की कमी ना हो। अब अपने साथियों को यूं मरा हुआ देखकर वैसे तो आर्टेमिस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अभी वो अपनी जान बचाने के लिए उनके पास मौजूद मेडिकल किट्स और फ्लेयर्स को निकालकर वहां से जाने लगती है। और जाते समय उसने फ्लेयर्स को जला लिया था, पर असल में ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फ्लेयर की रोशनी की वजह से वापस से एक स्पाइडर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो आर्टेमिस पर हमला करने की कोशिश करता है, वैसे ही आर्टेमिस फ्लेयर के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर मारती है, जिससे उस फ्लेयर की लपटें काफी ज्यादा बढ़ गई थी और आर्टेमिस उन्हें जलाकर वहां से निकल गई। लेकिन वो जलते हुए स्पाइडर्स अभी भी आर्टेमिस का पीछा कर रहे थे, जिसे देखकर आर्टेमिस उन्हें एक लात मारती हुई बाहर से आ रही रोशनी की ओर जाने लगती है और उसके केव से बाहर उजाले में पहुंचते ही उन स्पाइडर्स ने उसके पीछे आना बंद कर दिया था, जिससे आर्टेमिस समझ जाती है कि सूरज की किरणें उन स्पाइडर्स की कमजोरी हैं। पर बाहर धूप में वो रेगिस्तान का क्रीचर भी शिकार करता है, इसलिए आर्टेमिस को काफी संभल कर रहना होगा। लेकिन अभी जब वो जाने की कोशिश करती है तो स्पाइडर के किए गए अटैक की वजह से उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। पर क्योंकि उस जख्म की वजह से उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता था, इसलिए वो अपनी एक बुलेट को तोड़कर उसके बारूद को अपने जख्म पर लगाती है और उसे जला लेती है, जिससे आर्टेमिस को दर्द तो हुआ, लेकिन उसका जख्म अब इन्फेक्शन से फ्री हो चुका था। तब वो पास की सबसे ऊंची जगह पर जाती है, मगर वहां जाकर भी उसको दूर दूर तक बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर आर्टेमिस को ये बात तो समझ आ गई थी कि वो रेत का तूफान असल में एक गेट की तरह है और उसको अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए एक बार फिर से उसी तूफान के अंदर जाना पड़ेगा। तब वो पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर रेगिस्तान की मिट्टी पर फेंकती है, जिसकी आवाज सुनते ही वो रेगिस्तानी क्रीचर बाहर आ गया था। लेकिन अभी जब उसको शिकार के लिए कोई भी नहीं मिलता तो वो फिर से जमीन के अंदर वापस चला जाता है। इससे आर्टेमिस को ये बात तो समझ आ गई थी कि आगे के रास्ते पर खतरा है, इसलिए वो पथरीले एरिया पर चलते हुए पानी ढूंढने लगती है और तब उसको पानी तो मिल जाता है, लेकिन उसमें से काफी बुरी स्मेल आ रही थी और वो पानी पीने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, जिससे अब आर्टेमिस को समझ आ जाता है कि असल में वो पानी नहीं बल्कि उस रेगिस्तानी क्रीचर का यूरेन था। इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकलकर और आगे बढ़ती है, जहाँ उसको वही जहाज दिखाई दिया जिसमें से टोनी उस रेगिस्तान में गिर गया था।
उस जहाज की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन अभी आर्टेमिस उसमें जाकर अपने लिए पानी ढूंढने की कोशिश करती है। मगर तब तक वहाँ पर टोनी भी आ गया था। पर एक तो वो लोग इंसानों को अपनी दुनिया के लिए खतरा मानते हैं और दूसरा टोनी और आर्टेमिस को एक दूसरे की भाषा भी नहीं आती थी, इसलिए वो दोनों सीधा लड़ना चालू कर देते हैं, जिसमें टोनी के पास आर्टेमिस के थके होने का एडवांटेज था और वो आर्टेमिस के सर पर एक लात मारकर उसे बेहोश करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कहीं न कहीं टोनी काफी अच्छा था, उसको पता था कि अगर उसने आर्टेमिस को रात में वहीं पर छोड़ दिया तो सुबह तक कोई न कोई मॉन्स्टर या क्रीचर उसको जान से मार देगा। इसलिए वो आर्टेमिस को अपने साथ वहाँ ले जाता है जहाँ पर वो इतने दिनों से रह रहा था और वो जगह दिन और रात दोनों के लिए सुरक्षित थी। साथ ही वहाँ टोनी ने अपने लिए पीने के लिए पानी और खाने के लिए मूस का भी इंतजाम किया हुआ था। अब रात में आर्टेमिस के होश में आने पर वो उसको शांत रहने का इशारा करते हुए उसके घाव के लिए लेप बनाता है, लेकिन आर्टेमिस ने पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर अपनी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया था। खैर अगली सुबह उठने पर टोनी हमेशा की तरह बाहर की जगह को देखता है, क्योंकि उसको भी किसी तरह से उस तूफान को पार करके आगे जाना है ताकि वो अपने लोगों को ढूंढ सके। लेकिन उस रेगिस्तान के राक्षस की वजह से उसको भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था। खैर अब उसके वापस आने पर केव में आर्टेमिस नहीं होती, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। मगर तभी आर्टेमिस उसके पीछे से आते हुए उसको बेहोश करते हुए बांध देती है। ये सब असल में आर्टेमिस का प्लान था। अब आगे टोनी के होश में आने पर वो उसका मजाक भी उड़ाती है और साथ ही पास में रखे उसके सामान को भी बर्बाद करने लगती है, जिससे टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो हाथ बंधे होने के बावजूद भी आर्टेमिस से लड़ाई करने लगता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को उठा कर फेंकने लगते हैं। मगर एक समय ऐसा आता है जब लड़ाई करते हुए टोनी एक बड़े गड्ढे में गिरने वाला था, जिसके नीचे वही बड़ी बड़ी मकड़ियां रहती हैं। लेकिन वक्त रहते आर्टेमिस उसको बचा लेती है और उसको भी समझ आ जाता है कि अगर उसको वहां से बाहर निकलना है तो उसको टोनी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मगर शुरू में तो टोनी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। तब आर्टेमिस उसको अपने पास मौजूद चॉकलेट खाने को देती है, जो आज से पहले टोनी ने कभी नहीं खाई थी, और उसको दोस्ती की निशानी मानते हुए वो भी आर्टेमिस को पीने के लिए साफ पानी देता है। और वो दोनों अब छोटे मोटे इशारों से बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन दोनों को समझ आ गया था कि उन दोनों को ही किसी तरह उस तूफान के अंदर जाना है, जिससे आर्टेमिस अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी और टोनी तूफान में आगे बढ़ते हुए सही टाइम पर दूसरी दुनिया से निकल गया तो वो भी अपने साथियों के पास अपने गांव पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें उस रेगिस्तान के क्रीचर को मारने की जरूरत थी, इसलिए आर्टेमिस तब टोनी को उसकी कार में मौजूद एडवांस वेपन्स के बारे में बताने की कोशिश करती है। लेकिन टोनी उसको समझाता है कि उन हथियारों से उस क्रीचर को कुछ भी नहीं होगा। उसको मारने के लिए उन्हें किसी भी हाल में उन स्पाइडर मॉन्स्टर्स के जहर की जरूरत पड़ेगी, जो उनको उनमें से एक को मार के ही मिलेगा, क्योंकि रेगिस्तान का क्रीचर इसी वजह से स्पाइडर की केव में जाने से डरता था। इसके साथ ही स्पाइडर भी धूप में बाहर नहीं आते थे, क्योंकि वो क्रीचर भी काफी ज्यादा खतरनाक था। खैर अब प्लान के मुताबिक रात में चारे के रूप में आर्टेमिस जानबूझकर बाहर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वहाँ पर एक बड़ी सी स्पाइडर आती है, वैसे ही टोनी उस पर हमला करते हुए सबसे पहले उसके डंक को काट देता है और बाद में उसके सर को अलग कर देता है। पर तब तक वहाँ पर और भी काफी सारी स्पाइडर्स आ गई थी, जिसे देखकर वो दोनों जल्दी से उस डंक को उठाते हुए सेफ प्लेस पर आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में टोनी ने उस डंक में से काफी सारा जहर निकाल लिया था, जिसे वो अपने ब्लेड्स में लगाता है। इसके साथ ही वो आर्टेमिस को भी अपने 2 बड़े बड़े ब्लेड्स देता है, जिनसे लड़ाई करने की टेक्निक के बारे में भी उसने आर्टेमिस को सिखा दिया था। और अब कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आर्टेमिस भी वहाँ के क्रीचर से लड़ने के काबिल हो जाती है और वो उस रेगिस्तान के क्रीचर को जान से मारने का प्लान बनाने लगते हैं। तब वो एक तेल के ड्रम को जानबूझकर उस मिट्टी वाले एरिया में फेंक देते हैं, जिससे उन्होंने क्रीचर को थोड़ा सा दूर भगा दिया था। और अभी वो दोनों भागते हुए आर्टेमिस की कार के पास कुछ एडवांस वेपन्स को लेने जा रहे थे। मगर जैसे ही उस क्रीचर को ये बात समझ आई तो वैसे ही वो वापस उन दोनों की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर टोनी आर्टेमिस से उसकी कार के पास जाने को कहता है और अकेले ही उस क्रीचर का ध्यान भटकाने लगता है। उसने उस क्रीचर के सामने आते ही उसकी आंख पर जहर वाला
तीर मार दिया था, जिससे धीरे धीरे उसके शरीर पर जहर का असर होने लगा था। मगर तब वो टोनी पर हमला करके उसको भी नीचे गिरा देता है और आर्टेमिस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। आर्टेमिस शुरू में तो उसके ऊपर मशीन गन से फायर करती है, पर जब उसका कोई भी असर नहीं होता तो वो सीधा एक रॉकेट लॉन्चर को उस क्रीचर के मुंह पर फायर कर देती है। मगर उससे भी उस क्रीचर को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने आर्टेमिस की कार को पलटा दिया। अब वो आर्टेमिस को जान से मारने ही वाला था कि तभी उस क्रीचर की हालत खराब होने लगती है और मौका मिलते ही टोनी उसके सर में अपनी तलवार घुसा देता है। मगर वो उस तलवार को पूरी तरह से घुसा पाता उससे पहले ही क्रीचर उसको जमीन पर पटक कर बेहोश कर देता है और उसके टोनी को जान से मारने से पहले ही आर्टेमिस एक ग्रैपलिंग हुक से उसके सर पर चढ़ जाती है और उस तलवार को उसके दिमाग में घुसाने की कोशिश करने लगती है। वो क्रीचर भी उसको जमीन पर पटकने के लिए अपने सर को इधर उधर मार रहा था, मगर आर्टेमिस डटी रहती है और आखिरकार उस तलवार को उसके दिमाग के आर पार करके उस क्रीचर को मारने में कामयाब हो जाती है। अब उन्हें रेगिस्तान की जमीन पर कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अभी टोनी बेहोश था और आर्टेमिस उसको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो खुद टोनी को लेकर उस तूफान को पार करते हुए बेहोश हो जाती है। अब सुबह आंख खुलने पर टोनी काफी ज्यादा खुश था और अभी वो आर्टेमिस को अपने साथ लेकर उसके गांव में जाता है, जहां उसके कबीले वालों ने उनके रहने और खाने पीने का अच्छे से बंदोबस्त कर रखा था। रेगिस्तान के बीच में होने के बाद भी वहां एक नदी थी और साथ ही हरे भरे पेड़ पौधे भी थे, जिन्हें देखकर आर्टेमिस को काफी अजीब लग रहा था। अब वो रात तक वहाँ मजे करते हुए बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन रात में वो अचानक से बहुत बड़े ड्रैगन को आसमान से जंगल की ओर आग फेंकते हुए देखते हैं, जिससे डरकर जंगल में मौजूद डायनासोर आर्टेमिस और टोनी की ओर आने लगे थे। मगर वो उन्हें मार पाते उससे पहले ही वहाँ कुछ लोग आकर आर्टेमिस और टोनी की जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि टोनी के कबीले वाले थे। वो आग जलाकर उन डायनासोर्स को खुद से दूर रखने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे उन्हें भगाकर टोनी और आर्टेमिस को बचा लेते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने आर्टेमिस को खतरा समझकर पकड़कर पिंजरे में डाल दिया, जिसे देखकर टोनी उनको समझाने की कोशिश करता है कि आर्टेमिस सच में काफी अच्छी है, पर अभी कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब रात में आर्टेमिस जैसे तैसे खुद को उस पिंजरे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके वहां से भागने से पहले ही जैक ने उसको पकड़ लिया। मगर इस बार वो उससे अच्छे से बात करता है, क्योंकि अब तक टोनी ने सबको सारी सच्चाई बता दी थी। आर्टेमिस ये देखकर काफी शॉक हुई कि जैक को इंसानों की भाषा भी आती थी, जिस पर जैक उसको बताता है कि असल में उन लोगों के पास पहले भी इंसान आ चुके हैं और उन्होंने ही उसे अपनी भाषा सिखाई थी, लेकिन इंसान अपने लालच की वजह से उस दुनिया के मॉन्स्टर्स को अपनी दुनिया में ले जाना चाहते थे। मगर वो नहीं जानते थे कि अगर एक भी क्रीचर उनकी दुनिया में चला गया तो कितने लोग मरेंगे। जिसके बाद जैक आर्टेमिस को अपने उस टावर को डिस्ट्रॉय करने वाले प्लान के बारे में बताता है, जिससे दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इससे ना तो कभी पृथ्वी के लोगों को दिक्कत होगी और ना ही उन लोगों को। इसके साथ ही आर्टेमिस को जैक से ये भी पता चलता है कि आज से कई सौ साल पहले जैक और गांव के पूर्वज जादू जैसी शक्तियों के बारे में भी जानते थे और उन्होंने ही उस टावर में जाकर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खोला था। पर बाद में इससे टेंशन्स बढ़ने लग गई थी, इसलिए जैक और उसके साथी उस टावर को बर्बाद करके हमेशा के लिए उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं। तब आर्टेमिस भी उनका साथ देने का फैसला करती है और उनका प्लान था कि वो पहले तो उस टावर में जाकर आर्टेमिस को पृथ्वी पर वापस भेजेंगे और बाद में उस टावर को खत्म कर देंगे। लेकिन वहाँ पर उन टावर्स की जिम्मेदारी कुछ बड़े बड़े ड्रैगन्स को दी गई थी, जिनको मारना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उनकी चमड़ी स्टील से भी ज्यादा सख्त है और उन्हें सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब वो आग उगलने वाले हों। ये सब बताने के बाद जैक सबके साथ पूरी तैयारी करने के बाद अपने सफर को शुरू करता है, जहां रास्ते में वो काफी सुंदर नजारे भी देखते हैं और फाइनली उस टावर में पहुंच जाते हैं। पर उनके आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से वहां पर बारिश होने लगती है और उनके दो साथियों के ऊपर सीधा वो ड्रैगन हमला करता है और एक ही हमले में दोनों को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन अब बाकी सबके सामने आ गया था और उन सब पर हमला करने की कोशिश करने लग गया था। तब सबसे पहले जैक उस पर अपनी
फायर ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है और बाद में आर्टेमिस और टोनी भी एक एक करके उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं। आर्टेमिस ड्रैगन के पास जाकर लगातार उस पर ऐसे हमले कर रही थी कि उसने ड्रैगन की चमड़ी तक को छील दिया था, मगर अब तक कोई भी ड्रैगन के आग उगलते समय उसके मुंह के अंदर हमला नहीं कर पाया था। तभी ड्रैगन के और भी ज्यादा गुस्सा होने की वजह से वहाँ पर और बड़ा स्ट्रोम आने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब ड्रैगन आर्टेमिस को जान से मारने ही वाला था, मगर आर्टेमिस दिमाग लगाती है और अपनी जान बचाने के लिए सीधा उस तूफान में कूद जाती है, जिससे वो वापस से अपनी दुनिया में उसी रेगिस्तान में वापस आ गई थी जहाँ से वो उस दूसरी दुनिया में पहुंची थी। वहाँ पर एक टीम पहले ही उसको और उसके साथियों को ढूंढने के लिए आई हुई थी, जो उसको रेस्क्यू करके अपने साथ लेकर जाने लगती है। पर उसके अगले ही पल उन लोगों के सामने वही ड्रैगन आ जाता है जिससे आर्टेमिस लड़ाई कर रही थी और वो गुस्से में आर्टेमिस को खत्म करने के लिए उसकी दुनिया में आ गया था। वहाँ आते ही उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया था और मिलिट्री के किसी भी हथियार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ड्रैगन काफी सारे प्लेन्स को बर्बाद कर देता है और काफी सारे सैनिकों को जान से मार देता है। इवन टैंक्स का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तब आर्टेमिस नोटिस करती है कि जब भी वो ड्रैगन दर्द में होता है तब वो गुस्से में आग उगलने के लिए अपने मुंह को काफी देर तक खुला रखता है और वही आर्टेमिस के पास मौका हो सकता था कि उसके आग उगलने से पहले वो उसके मुंह के अंदर हमला कर सके, जिसके लिए वो सबसे पहले एक खंजर से उसके पंख पर हमला करती है। और जैसे ही ड्रैगन अपना मुंह खोलता है वैसे ही वो एक बॉम्ब को आग लगाकर ड्रैगन के मुंह के अंदर फेंक देती है, जिससे ड्रैगन की हालत काफी खराब हो गई थी और उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे ब्लास्ट होने लगे थे। तब आर्टेमिस को लग रहा था कि शायद वो जीत गई है, लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उठ जाता है और अब वो गुस्से में आर्टेमिस के ऊपर एक फाइनल हमला करने वाला था। पर तभी वहाँ पर टोनी आकर काफी सारे एरोस को ड्रैगन के ऊपर शूट करता है, जिनमें से एक ड्रैगन की कमजोर जगह पर लगता है, जिससे वापस से ड्रैगन के शरीर के अंदर बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपनी खुशी का जश्न मना पाते, उससे पहले ही वहाँ फिर से एक तूफान आ गया और वो लोग वापस से उसी टावर में पहुँच गए, जहाँ जैक और बाकी सबके सामने पहले वाले ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन आ गया था, जो अपने साथी की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था और वो धरती पर जाकर धरती को बर्बाद करना चाहता था। मगर ये देखकर आर्टेमिस जैक और टोनी के साथ मिलकर उस ड्रैगन से लड़ाई करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में ऐसे मॉन्स्टर को धरती पर जाने नहीं दे सकती थी जो उसे बर्बाद करना चाहता हो। मगर ये लोग इस ड्रैगन को हरा पाएंगे या नहीं, वो तो हमें इस कहानी के दूसरे पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये पार्ट तो यहीं पर खत्म हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।